हाँ 11th के स्टार्टिंग में 500 भी आया था। हाँ 500 भी है। 500 से लेके 700 तक ये जर्नी हाँ हमने की है प्योर हार्डवर्क। पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल था। मतलब जब भी डांस आती थी तब ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, मतलब बाकी भी लोग हैं जिनके साथ यही पेज में चल रहे तो 3 ऐसे मंत्र बताने जो आपके सक्सेस का रीजन बने। थे। अगर यहाँ पे टेंशन लूंगा कि 3 घंटे खराब जाएंगे तो मेरी सांस ली और फिर हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे चल रही है तैयारी? वेलकम अगेन टू दिस सेकंड एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज। मेरा नाम है संकल्प सालुंके, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट ईज भोपाल। और इस सेकंड एपिसोड में हमारे साथ है आदित्य शेटकर। उसका स्कोर आया है 700 आउट ऑफ 720 मार्क्स। और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पॉडकास्ट होने वाला है। मुझे जैसे बताया, उसके मार्क्स शुरुआत में 11th के स्टार्ट में 500 वगैरह आते थे, वहाँ से उसने बूस्ट किया। उसका जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसमें 580 550 उसके अराउंड उसके मार्क्स आते थे। वहाँ से उतना उसने मतलब जिद रहती ना, उसके पास जिद थी और स्टार्टिंग से लेके वो कंसिस्टेंट रहा अपने प्रिपरेशन जर्नी में। और उसका स्कोर फाइनली 700 आ गया। वो एकदम से डिजर्व करता है अपने स्कोर को। और अभी देखते हैं A to Z उसके जर्नी के बारे में। बढ़ते हैं एपिसोड के ओर। तो हेलो एवरीवन, आज के इस एपिसोड नंबर 2 में हमारे साथ है आदित्य शेटकर। और आदित्य ने इस बार नीट 2023 में अपना स्कोर 700 आउट ऑफ 720 किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है, विथ ऑल इंडिया रैंक ऑफ 309। तो वेलकम एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो अभी सबसे पहली बात, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 साल की मेहनत रंग लाई। अच्छा लग रहा है। है रंग में? मतलब अभी ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए यार, शेट यार 4 क्वेश्चन गलत हो गया? क्योंकि वो तो नहीं आई, मतलब क्वेश्चंस की भी चीजें गलत हुई थी। वो थोड़ा अगर उस पर टाइम देगा तो शायद आ जाए। ओके ओके। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दो अपनी कि कहाँ से हो, कहाँ कोचिंग की थी और कौन सा अटेम्प्ट था। आ, मेरा नाम आदित्य शेटकर है। मैं लातूर से हूँ और मैंने कोचिंग शाहू कॉलेज से की थी और मेरा ये फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। अच्छा। तो जिनको पता नहीं है, शाहू कॉलेज एक कोचिंग कम स्कूल है, जो हमारे महाराष्ट्र में हम 11th 12th को स्कूल की जगह कॉलेज बोलते हैं। तो वो कोचिंग कम स्कूल है, जिसमें पूरी नीट की तैयारी अच्छे से करवा देते हैं वो लोग। तो उसी का मैं भी शाहू कॉलेज से ही था, एम्स बैच से ही था, और आदित्य भी शायद से एम्स बैच से ही है। हाँ इन से था। हम्म। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मतलब अपने नीट की जर्नी को बताना हो कि आप कैसे थे शुरुआत से, मतलब 10th के पहले वगैरह, पहले से ही आप टॉपर थे? हाँ मतलब 10th में मेरी 98.8% आई थी और ओके मैं स्कूल में सेकेंड ही था। ओके ओके ओके। ठीक है। तो कब से नीट की तैयारी स्टार्ट हुई कि अभी से करना है मुझे? नहीं मतलब 10th के बाद तो शाहू कॉलेज की जो स्क्रीनिंग टेस्ट थी वो दी और तभी से जब हमारी एम्स बैच शुरू हुई थी, फाउंडेशन शुरू हुआ तभी से नीट की तैयारी शुरू हो गई थी। मतलब अच्छा, फाउंडेशन 10th में वैसा कुछ नहीं था, 11th और 12th। मतलब 10th होते ही 2 महीने बाद ऐसे बोल हाँ सकते हैं। ठीक। तो मतलब अभी नीट का प्रिपरेशन है अपना, तो उसे मैं खुद से 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा है रिवीजन ऑफ द सिलेबस। हाँ। फेज 1 रहेगा सिलेबस कंप्लीशन। तो फेज 1 जब आपका चल रहा था, तब आपकी एग्जैक्टली अप्रोच कैसी थी, आप क्या क्या करते थे? फेज वन मतलब सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे तो जो वीकली टेस्ट होते हैं उसी पर फोकस करता था और जो क्लास में पढ़ाया गया वही घर पर आकर रिवाइज करना और हम्म। उसी के क्वेश्चन या फिर क्यू लगाकर वीकली टेस्ट की फोकस करता था। अच्छा, मतलब शाहू कॉलेज में जो वीक में हाँ टेस्ट होता है उसका सिलेबस के लिए पढ़ना, जो भी लेक्चर है वो हाँ लेक्चर अच्छे से करना, नोट्स बनाना, उसकी रिवीजन करना, वही सारी चीज़। हाँ ठीक है। तो इसके बीच में एक सवाल मुझे बार बार आता है कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, सिलेबस कंप्लीशन हो जाता है और कहीं पे हम पहुंच जाते हैं, मतलब आधा सिलेबस हो गया,
तो ऐसा नहीं लगता कि पीछे का मेरा भूल गया? तो उसके हाँ, लिए वो तो लगता ही है। मतलब जो हमारी वीकली टेस्ट है उसमें 70% सिलेबस शायद जो प्रेजेंट चल रहा है, और 30% जो एक पीछे का टॉपिक या फिर एक चैप्टर डाल देते थे, तो वही वही से मतलब एक बार पढ़ लेने पर रिवाइज हो जाता था वो चैप्टर। अच्छा। तो मतलब आप ऐसे ही मतलब ये स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी कि जो वीकली टेस्ट है, उसी के साथ-साथ हाँ पुराने वाले सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए। हाँ तो जिनके पास मतलब ऐसा मतलब कॉलेज वगैरह ऐसा नहीं है जो ऐसे प्लान करता है, तो वो क्या कर सकता है कि खुद से जब टेस्ट है वीकली हाँ या फोर्टनाइटली, उसके साथ-साथ खुद से एक टेस्ट ढूँढ ले, यूनिट टेस्ट वगैरह, वो साथ-साथ दे दे, जिससे कि हाँ। पुरानी रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो अभी जब हमारी फेज़ 1 स्टार्ट थी, तो सुबह से उठ के डेली रूटीन कैसा था? सुबह मैं 6 बजे उठता था, और 7 बजे कॉलेज था। कॉलेज था तो कॉलेज के लिए 7 से 6 बजे तक वही पर रहता था। और दिन के हमारे शायद 7 से 8 पीरियड होते थे, और 2 घंटे का ब्रेक रहता था। मतलब दो ब्रेक हो रहते थे एक ही घंटे के। और घर पर आने के बाद 6 बजे 7 बजे तक फ्रेश हो जाता और खाना खा लेता था। और फिर 2-3 घंटे पढ़ाई कर सो जाता था। मतलब तब तो कुछ ऐसी नीड नहीं लगी कि ज्यादा पढ़ना चाहिए। मतलब कॉलेज में ही सब कवर हो जाते थे। अच्छा, तो वैसे थकान नहीं होती थी यार कि पूरा दिन कॉलेज, लेक्चर, लेक्चर, लेक्चर ऐसा? नहीं, वो लेक्चर में ही कवर हो जाता था। मतलब टीचर्स बहुत ही इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते थे। और जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स मतलब बोरिंग नहीं लगते थे। कुछ कुछ बोरिंग लगते थे, तो तब शायद थोड़ा अटेंशन ही हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो अभी अगर नीट की जर्नी में आपको अपने क्या-क्या बुक्स यूज़ किए हैं, ये बताना हो सब्जेक्ट वाइज़, तो वो कैसे बताओगे? फिजिक्स के लिए तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं थी, मगर एररलेस जो आपकी है। और क्यू नीट के क्यू कौन सी भी बुक लो आप, नीट की क्यू वाली मतलब डीशा हो गई, वैसे कुछ बुक्स। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, वो वाली है। और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वी के अग्रवाल है। और जैसा हाँ, वी के नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक के लिए वी के जयसवाल, और यहाँ पर आर एस। अरिहंत मतलब ये वाले ना अपने हाँ जो कौन-सा था वो पब्लिकेशन, श्री पब्लिकेशन, कुछ श्री बालाजी हाँ हाँ, पब्लिकेशन। वही हाँ, हाँ, तो वही उसी के फिजिकल के तीनों, लिए। उसी के तीनों। हाँ, और ये पीवाईक्यूज एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। और बायोलॉजी के लिए तो प्रायोरिटी एनसीईआरटी थी। और अगर टाइम मिलता था तो मॉड्यूल्स, कहीं के एलएन के या कहीं के मॉड्यूल्स और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप्स। ओके, और बेसिकली पीवाईक्यूज पीवाई। एग्जाम्पलर। हाँ अच्छा, मतलब जैसे मुझे समझ आ रहा है, ज़्यादा फोकस आपका ऐसा रहता था कि कॉलेज में जो भी लेक्चर हो रहा है, उस पे ध्यान लेके वहीं से सारी तैयारी 80% कर लें। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्टली आपकी एक तो जो बेसिक मॉडल है उससे होती थी, या फिर फिंगर टिप्स और पीवाई। हाँ पीवाई को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। हाँ, पीआईटी। ठीक है, तो मतलब अगर आपको बताना हो, ये तो इतने सारे आपने बुक्स कर लिए, आपको ऐसे बताना हो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है? कि मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ बुक्स कर ली बट उसके बाद लगता है नहीं यार, ये मतलब यार उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो अभी नीट की जर्नी खत्म हो चुकी है, तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन आए होंगे कि यार ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे वाले मतलब ये श्योर शॉट करना है, ऐसे वाले बुक्स बताओ। मतलब फिजिक्स में तो आपको वो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। और मतलब वो दूसरी बुक कौन सी करने की जरूरत नहीं है अगर पीवाईक्यू कर लिए तो। और इजी क्वेश्चन ही करना है आपको, फिजिक्स में ज्यादा हार्ड नहीं करना है। एग्जैक्टली। हाँ, और केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री में भी पीवाईक्यूज। और फिजिकल के लिए वो न्यूमेरिकल्स वाली वही जो सिर्फ पब्लिकेशन वाली आती है। ओके, तो अभी समराइज करना हो तो अगर किसी बंदे को 150 मार्क्स स्कोर करना है फिजिक्स में, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, लेक्चर अच्छे से देखेगा, नोट्स अच्छे से बनाएगा, प्लस बस PYQ कर लेगा, तो उसके 150 मार्क्स बन जाएंगे। हाँ, आराम से नहीं। आराम से मतलब बन लेक्चर कवर ठीक से करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे, थोड़े से मॉडल्स में कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बन ही जाएंगे। जाएंगे। मतलब फिजिक्स के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बेसिक वाले जो क्वेश्चंस है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस है, उतना परफेक्शन से हमारा होना चाहिए। हाँ। ओके, ठीक है। बायो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स। सबसे इम्पोर्टेंट तो एनसीईआरटी होगी, और एनसीईआरटी के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, मतलब जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो। और पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पीवाईक्यूज से ट्रेंड पता चलती है कि मतलब कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब NTA के बाद वाले या सारे वाले हैं, मतलब PYQ। तो मतलब एनटीए से पहले वाले भी एक बार देख लेनी चाहिए, और अच्छा, एनटीए के बाद वाले तो करनी ही। ओके, ठीक है। तो अभी ये सिलेबस कंप्लीशन को हो गया। इसी के साथ साथ मतलब आपने केमिस्ट्री के लिए NCERT यूज़ की थी? हाँ, केमिस्ट्री के लिए भी की थी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी होता है, हम्म, और फिजिकल की भी एक बार पढ़ ली थी एनसीईआरटी। अच्छा, और फिजिक्स के लिए? हाँ, फिजिक्स के लिए बोर्ड्स के लिए पढ़ ली थी, मतलब बोर्ड्स के टाइम पर ही कर ली थी। अच्छा, मतलब पूरा पढ़ा था या ऐसे ही ऊपर ऊपर देखा था बस? नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट लगा, मतलब जहाँ से थियरी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो। मतलब आपका CBSE बोर्ड था, इसलिए थ्योरी की, हाँ मतलब हाँ CBSE एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है उतना देख लिया बस। और हाँ बायो के लिए तो NCERT पक्का करना ही है। हाँ, कन्फ्यूजन बस, बायोलॉजी में तो करना है। कन्फ्यूजन लोगों को यही रहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए कितने एक्सटेंट में पढ़े। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो चाहिए, मतलब करनी चाहिए कि थियरी क्वेश्चंस आते हैं बाहर से, हम्म, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का तो करना ही है। बात तो ऐसे ही यार कि मतलब पूरा NDA का पेपर NCERT से ही आने वाला है उसका, तो मतलब हाँ, फिजिक्स हो चाहे एनसीईआरटी से। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ भी हो, वो तो आएगा NCERT से ही। तो अगर कोई लेक्चर NCERT कवर करा रहा है, फिर आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT भी पढ़ लो, टाइम है तो। हाँ हाँ। ठीक है। तो अभी ये हो गया फेज़ 1, और ये सिलेबस कंप्लीशन आपका एग्जैक्टली कब खत्म हो गया? सिलेबस तो दिसंबर और जनवरी के आसपास ही कंप्लीट हुआ था, मतलब कॉलेज के साथ ही। अच्छा, मतलब हमारे पास कम से कम 4-5 महीने थे रिवीजन हाँ के लिए, पूरा हाँ फेज़ 2 के लिए 4-5 महीने। तो हाँ। ठीक है। तो जो फेज़ 2 थी उसके लिए आपकी क्या अप्रोच थी? फेज टू में मतलब रिवीजन में तो अ, हमारे मॉक टेस्ट चालू हो गई थी, टेस्ट सीरीज के साथ थे वो। टेस्ट सीरीज में हमारे पार्ट टेस्ट होते थे, जिसमें मतलब चार पांच चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के रहते थे, हम्म, और एक 11th की फुल टेस्ट और 12th की फुल टेस्ट। हम्म, और इसके बाद तो मतलब वो एक बार रिवाइज हो गया था तब। और वो पार्ट टेस्ट पेपर कितने हो गए, कितने राउंड थे पार्ट टेस्ट के? पार्ट टेस्ट मतलब 12 टेस्ट थे, उसमें वन टेस्ट ऑफ 11th फुल, और वन 12th फुल। मतलब ऐसा एक राउंड लगा है ना पार्ट टेस्ट का? हाँ नहीं, दो हुए थे, दो हुए थे। 2 पार्ट टेस्ट के राउंड, और हाँ, दो हुए थे। हर 2 टेस्ट के बीच में कितना गैप था? 2-3 दिन का था, 2-3, दो मतलब तीन ज्यादा चैप्टर नहीं थे, इसलिए 2-3 दिन का ही होता है। अच्छा, 2-3 दिन का गैप ऐसे करके 2 राउंड पार्ट टेस्ट के लगा, तो इसमें 2 महीने गए होंगे। हाँ, 2 महीने हुए। अच्छा, ठीक है। इसके बाद कैसे हुआ? हाँ, उसके बाद तो फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर दिए थे, मतलब जितने ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट दोगे उतना ही मतलब नीट का टेस्ट देते हो कॉन्फिडेंस होगा। हम्म, तो कितने लगाए थे आपने फुल मॉक टेस्ट? मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली दिन की एक तो लगाता था, मतलब आधी भी छुड़ानी हुई तो छुड़ाता था, मतलब सब्जेक्ट वाइज, या तो फिर पूरी, मतलब रोज एक ना एक तो कर दी। अच्छा, तो मतलब 50-60 मिनिमम, या उससे पचास ज़्यादा? साठ तो नहीं, 40-50, अच्छा, 40-50। 40-50, ठीक है। हाँ और अगर स्कोर की जर्नी बोले
कि मेरा स्कोर पहले इतना आता था, फिर ऐसे बढ़ गया, फिर घट गया, तो उसका कैसे बोलोगे स्टार्टिंग से 11th से? स्टार्टिंग में मतलब उतना कोई कुछ गाइडेंस नहीं था, तो एनसीईआरटी करना है ये पता नहीं था। हम्म, तो तब मेरा स्कोर शायद 550 से 600 तक आ गया था। हम्म, और मतलब 11th मिड तक। हम्म, और 11th मिड से पता चल गया कि एनसीईआरटी को करना ही है। तो तब हम्म, से मेरा स्कोर थोड़ा बढ़ गया, 600 के आसपास आ गया। हम्म, और तब से मतलब 12th के आखिर में आते आते मेरा स्कोर 650 प्लस हो गया था। 650 प्लस। और अभी मॉक टेस्ट, सबसे पहली जो मॉक टेस्ट थी उसमें, मतलब वहां से, पुलिस लेवल। हाँ, हाँ, उसमें मेरा मतलब पहली बार था तो 580 आई थी, 580। 580 आया था, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। हाँ। हाँ ठीक है, तो 580 से धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम कितना बढ़ा था, कितना हो गया? फुल सिलेबस टेस्ट में हम्म, फुल सिलेबस टेस्ट में मैक्सिमम 680 आई थी, 680। 680 आया था, मतलब 700 मार्क्स, मतलब आपको वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा हो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है ऐसे, हाँ। बहुत ज़्यादा खुश होंगे अभी। हाँ। ठीक है। तो अभी मतलब ये मॉक टेस्ट हो गया, तो मॉक टेस्ट में जो एनालिसिस रहता है टेस्ट का, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? मतलब जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं उसमें तो आ, मतलब जो हमारा पार्ट गलत हुआ है, जिस चैप्टर में गलत हुआ है, जिस पोर्शन में गलत हुआ है, वो उतना ही रिवाइज कर देता। मतलब रोज का वही शेड्यूल होता था कि एक मॉक टेस्ट पेपर देना है और उसके बाद तो रिवीजन करना है, और अगर टाइम हुआ तो और एक भी दे देता है टेस्ट का। हम्म। हाँ। अ, तो जो मतलब टेस्ट एनालिसिस है, वो मतलब आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलोगे अपने जर्नी में? मतलब टेस्ट एनालिसिस अगर नहीं किया तो मतलब ज्यादा कुछ फायदा ही नहीं है टेस्ट देने का। एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर नहीं कर रहे हो तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, उल्टा 3 घंटे लगा रहे हो बट उसका आउटपुट कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। तो अभी मतलब एक इस पे आता है कि बोर्ड्स जो रहता है, कि बहुत लोग हाँ। बोलते हैं कि जब बोर्ड्स आता है बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। तो बोर्ड्स के कितने दिन पहले आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी, और जब बोर्ड्स थे तब कैसा इफेक्ट हो रही थी आपकी पढ़ाई? बोर्ड्स में मतलब बोर्ड से पहले तो प्रैक्टिकल्स थे, वो प्रैक्टिकल्स के टाइम पे तो मतलब कॉलेज में जाना, वहाँ पर और वो रिटर्न वर्क भी रहता है। तो वो रिटर्न वर्क करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और बोर्ड्स के टाइम पे मतलब मेरा हिंदी का सब्जेक्ट जो एडिशनल था, और इंग्लिश। तो इन दो सब्जेक्ट्स के लिए मतलब 15 दिन इनफ थे। और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो तो एनसीईआरटी आता है बोर्ड्स में। तो मतलब इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी बोर्ड में। अच्छा, यार मैं ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि 580 से मार्क्स 700 बढ़ गए थे, मतलब हाँ। वो मतलब कैसे बताओगे कि उसमें मतलब क्या क्या एग्जैक्टली किया था वो बढ़ाने में? मतलब जो पहली टेस्ट दी थी मैंने, वो मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का पेपर। और जो भी वो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर तो होता ही है। मतलब हम्म। नीट की तरह आसान नहीं होता, थोड़ा हार्ड तो होता ही है। तो अगर कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो मार्क्स तो बढ़ना तय है। मतलब एग्जैक्टली क्या करना है कंसिस्टेंटली, ये सवाल पूछते हो? मतलब पेपर पेपर छुड़ाना है रोज। और जो जो भी मिस्टेक हो रहे हैं, मतलब सिली मिस्टेक होती है किन लोगों हम्म। और कुछ लोगों की, तो वो सिली मिस्टेक्स को कम मतलब करना आपका लास्ट 2-3 मंथ का काम इतना ही था कि पेपर दे दो है। और हाँ। उसकी मिस्टेक देख, हाँ, बाकी मतलब खुद से। रिवीजन तो हो गया था सर। हाँ। रिवीजन हो गया था, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा था कि हम्म, ये रह गया है, मतलब ये यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और मुझे नहीं आ रहा है, हम्म, वो वही पार्ट रिवाइज करता हूँ। मतलब आखिर के 2-3 महीने में ऐसा नहीं कि कुछ नया पड़े, जितना हुआ है मतलब उतना ही रिवाइज करो। खुद से ऐसे कुछ रिवीजन नहीं किया ज्यादा, जो भी हाँ। गलतियां होती थी, जो भी ऐसा लगता था कि यहाँ से गलतियां हो रही है मेरी, हाँ। उतना ही जाके देखो बस। टेस्ट और एनालिसिस यही साइकिल कर कंटिन्यू करते रहे। हाँ। ठीक है, अभी एक पर्सनल सवाल की ओर आता है। जो घर में पेरेंट्स हैं, उनका रोल कैसे था प्रिपरेशन के लिए? पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल था। मतलब मतलब जब 2 महीने रह गए थे तो मैं लेट नाइट तक बैठता बैठता था स्टडी के लिए।
मतलब 1-2 बजे तक तो मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती थी। मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो फिर वो मेरे पास ही रहती थी। अच्छा। ए, ओके। और आपकी नीट प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कोई गाइड फिगर टाइप था जो कि मतलब जिससे आप एकेडमिक प्रॉब्लम्स वगैरह पूछते थे, या फिर ऐसे स्ट्रेस वाली बात है कि पढ़ाई मेरे से नहीं हो रही, मेरे को नीट नहीं करना है, ऐसी सारी बातें पूछते थे? ऐसे गाइड बन के कोई था आपकी जर्नी में, जैसे कि बड़ा भाई जिसने नीट दी हो ऐसे वगैरह? मतलब वैसे तो कोई नहीं है मेरे, मतलब मेरी फैमिली में या रिश्तेदारों में डॉक्टर तो कोई नहीं है। अ, या मतलब कुछ स्ट्रेस कोई वाली बात टीचर वगैरह ऐसे? पेरेंट्स से ही करता था और फ्रेंड्स से, मतलब जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसमें ही, और पेरेंट्स से। टीचर्स वगैरह कोई नहीं थे ऐसे? हाँ, क्योंकि हर टीचर से डाउट डाउट वगैरह पूछता था, मतलब नहीं यहाँ पे डाउट मार्क्स कम आ रहे नहीं, हैं। हाँ डाउट है, डाउट नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी ऐसे टॉपर्स देखे हैं उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी ही फिगर रहती है, टीचर रहता है कि जिससे जब भी कुछ मेंटल स्ट्रेस वगैरह आ जाए वो उससे जाके बोलता है टीचर को कि मुझे मेरी पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही है, ऐसे करके। ऐसे कोई था हाँ, क्या मतलब बस? सारे हाँ। टीचर्स कॉलेज के सपोर्टिव थे। मतलब मैं गया भी था उन टीचर्स के पास कि मेरे मार्क्स लिमिस्टिक में जा रहे हैं, कम हो रहे हैं मेरे मार्क्स, तो क्या करें। तो वो सोल्यूशन बता देते थे कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और तुमने कर लिया है, मतलब 2 साल हो जाएगा, हम्म, सपोर्ट कर देते। अच्छा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जो मुझे लगती है वो है कि मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती, आपको स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन वाली स्टेट रहती है, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। और आप पढ़ने का भी ट्राई करते हो तो वो वेस्ट ही होता है, वो ज़्यादा काम नहीं आता। तो वो आपने कैसे हैंडल किया, खुद को मोटिवेट कैसे करते थे जब भी डाउन्स आते थे तब? और मतलब जब भी डांस आते थे तब ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, मतलब बाकी भी लोग हैं जिनके साथ यही फेज में चल रहे हैं, तो मतलब मेरे साथ भी बहुत लोग हैं, मेरे से कम भी बहुत लोग हैं, तो उससे मतलब उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये टेंशन लेके भी कुछ फायदा नहीं है, मतलब टाइम ही वेस्ट होने वाला है। तो एग्जैक्टली, हाँ। वो बोलकर सब करते रह जाता है। तो अभी ऐसे कभी नीट जर्नी में ऐसा हुआ था कि आपने बोला हो कि मुझे अभी नहीं पढ़ना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, इस टाइप से कुछ टेंशन आया हो? कभी ऐसा हुआ है कि नीट ही छोड़नी है, मुझे नीट नहीं करनी है ऐसा? हाँ, मतलब वो जब 11th में था तो तब मेरे मार्क्स कम आते थे, मतलब 550 या उतने ही रहते थे, 500 550 के आसपास। तब लगता था कि मतलब यहाँ से कितने और बढ़ेंगे मार्क्स बढ़ते हैं, मतलब 360 मार्क्स ही बढ़ेंगे, तो तब ये नहीं किया, मतलब उसका अ, ये दुख नहीं किया, और वहां से आगे बढ़। बस मतलब पढ़ते रहना कुछ भी हो। हाँ, पढ़ते रहा। अच्छा, तो मतलब सबसे कम कितने आए थे? 500 भी बोल रहे हो आप? हम्म। 11th के स्टार्टिंग में 500 भी आए थे? हाँ, 500 भी है। अच्छा, तो उससे भी कम आए थे? नहीं, मतलब 500, मतलब 5 तो रहता ही था स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 500 से लेके 700 तक ये जर्नी हाँ, हमने की है प्योर हार्डवर्क से, कि बस हाँ, कंसिस्टेंसी से बोलता है कि हमने बस, हमारे जिद है, हम करेंगे, छोड़ना नहीं है, बस ऐसे करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया और अपने आप रिजल्ट सामने आया। हाँ। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कि अगर नीट की प्रिपरेशन की जर्नी में आपको 3 ऐसे मंत्र बताने हो जो आपके सक्सेस का रीज़न बने, जैसे कि कुछ एंड में टेस्ट वगैरह देना या फिर एनसीईआरटी ज़्यादा बढ़ना, ऐसे 3 सबसे इम्पोर्टेंट देने हो मंत्र जो कोई भी नीट एस्पिरेंट स्टार्टिंग से लेके भूल ही नहीं सकता, वो क्या होंगे? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो कि आपने जो भी कोचिंग लगाई या फिर जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसको फॉलो करो, मतलब उस पर ऐसा, उस पर भरोसा रखो, टीचर्स पर। क्योंकि वो जो प्लान रखते हैं वो प्लान सक्सेसफुली होता है आगे जाके, अगर वो फॉलो करो तो। और सेकंड ये कि एनसीईआरटी, मतलब 11th की स्टार्टिंग में तो मैं एनसीईआरटी पता ही नहीं था कि पढ़नी रहती है, और जब पता चला तब मेरे मार्क्स मतलब बूस्ट हो गए। अच्छा, वो
ज्ञान प्राप्ति वाला जो टाइम था वो एग्जैक्टली कब था कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर टॉपर हाँ, में वो रहता है। मेरे में था, लास्ट एपिसोड मैंने किया था गणित के साथ, गणित के साथ भी था कि मुझे हो गया, तुम्हारे साथ भी अभी मुझे समझ आ रहा है। तो वो एग्जैक्टली कब? मतलब मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि वो डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता बोल के यूट्यूबर है। वो बहुत ही अच्छे मतलब उसकी एक बार वीडियो जाकर देखो ऐसे बोला। मैंने जब वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने बहुत ही स्ट्रेस किया था कि एनसीईआरटी पढ़ो। तो एक बार पढ़ लूँ ऐसे लगा मुझे। तो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की तब तो मार्क्स बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने लगे। तो तब से और एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी बहुत ही क्लियर हूँ और कंसाइज वे में दिया है सब मंत्र नंबर 1 बताया कि मतलब कंसाइज रहो, कन्फाइंड रहो, ट्रस्ट रखो, जो भी आप कर रहे हो स्टार्टिंग से कुछ। उन पे ट्रस्ट रखना है, और वही स्टार्टिंग से लेके वही कंटिन्यू रखना है। बीच बीच में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लो, एररलेस भी कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, सीपी सिंह अच्छी बुक है, ये भी कर लो। बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, हमें बस सीधा हमारा फोकस विजन रखना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी ये है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एकदम परफेक्शन से करना। सेकंड चीज एनसीईआरटी, वो तो सब लोग एग्री करते हैं, बट टॉपर्स का ऐसे रहता है, मतलब सबका ही ऐसे रहता है यार, कि उनको लगता है इतना ज़्यादा कंपटीशन है, नीट एग्ज़ाम इतनी बड़ी है, इतनी हाइप है उसकी, तो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, हम ज़्यादा एफर्ट डालेंगे एनसीईआरटी के बाहर भी कर लेंगे, ऐसे रहता है। बट एंड में जाके सबको पता आ जाता है कि एनसीईआरटी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तीसरा मंत्र। मतलब जो एंड में मॉक टेस्ट दिए थे वो उनसे बहुत हेल्प हुई। मतलब अगर वो जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके कंपैरिजन में मॉक टेस्ट वो ले तो वीकली टेस्ट में तो सिर्फ 3-4 ही चैप्टर आते हैं, मगर मॉक टेस्ट में पूरे के पूरे जो भी 2 साल में पढ़ा है वो पूरा वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। तो नीट में जाने से पहले कम से कम 20 to 30 मॉक टेस्ट तो किसी को भी सॉल्व करनी चाहिए। कम से कम करने चाहिए, और एनालिसिस भी करना चाहिए अच्छे से उनको। हाँ, क्या एनालिसिस। अच्छा, तो आगे जाके मतलब एक मतलब कैजुअल सा क्वेश्चन, जब स्कोर आया था, रिजल्ट आया था, तब सेलिब्रेट कैसे किया था? नहीं मतलब जब टेस्ट देकर वापस आ गया था तो लग रहा था कि मतलब बहुत ही हार्ड गया है पेपर। और कम से कम 650, मतलब 650 से तो कम ही आएंगे ऐसा लग रहा था। अच्छा। तो मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कुछ। हम्म। तो मेरा आया और वो आंसर की वो डिस्कस होने लगी थी। तो मतलब यूट्यूब पर जो लाइव स्ट्रीम करते हैं आंसर की वाली। हाँ, तो वो लाइव स्ट्रीम देखी और देखा कि जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे वो सारे मेरे बराबर आ गए। और सिर्फ मतलब 4-5 ही क्वेश्चन में डाउट था कि गलत हो रही। तो मतलब 695 आया था मेरा स्टार्टिंग का स्कोर। और तब मतलब बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मेरा भी स्टाइल ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरा भी ऐसे ही हो गया था। जब मैं सेंटर से वापस आ रहा था कुछ खा के वगैरह, तो कुछ एलन की वगैरह आंसर की आ गई थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं वापस आ रहा हूँ तभी कार में बैठ के चेक कर, बट ऐसा था कि मैं मुझे खुद से चेक नहीं करना है। तो मैंने बोला पापा आप चेक कर लो। ठीक है, तो पापा ने सबसे पहले बायोलॉजी लिया, एक एक करके चेक क्वेश्चन चेक कर रहे, चेक कर रहे, चेक कर रहे। 30 क्वेश्चन हो गए, एक भी गलत नहीं है। 40 हो गए, एक भी गलत नहीं है। 50 हो गया, एक भी गलत नहीं है। 60 हो गया, एक भी गलत नहीं है। 70 हो गए, हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने तक एक भी क्वेश्चन मेरा अभी तक गलत नहीं हुआ। और एंड में जाके जो लास्ट वाले रहते हैं 81 to 90 में, उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, बायो। हाँ, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मैं कि यार अभी तक मेरा गलत ही नहीं हुआ क्वेश्चन। तो मतलब जैसे ही बाहर आते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कैसे हाँ, होगा, हमने तो कर दिया है, बट कुछ ऐसा होगा तो मतलब कुछ ट्रिकी वगैरह क्वेश्चन होगा कि हमने ऐसे हाँ, लिखा हो बट उसका आंसर अलग ही हो, बहुत ज़्यादा रहता है। बट मिलता है आराम एक बार चेक होने पर। तो वो हाँ। एग्जैक्टली मतलब जो डी डे रहता है, एग्ज़ाम का दिन रहता है, उसमें कैसी अप्रोच थी, कैसी स्ट्रैटेजी थी, और कैसा गया वो दिन? 3 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट एकदम कैसे गया?
मतलब मेरी एग्ज़ाम 2 बजे थी और मेरा एग्ज़ाम रिपोर्टिंग टाइम था शायद 11 बजे। तो 10:30 बजे मैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गया था। और 10:30 बजे मतलब वहाँ पर पहुंचने में 11 बजे थी। तो 11 बजे अंदर एंट्री हुई। और एंट्री होने के बाद जो वहाँ पर प्रोटोकॉल रहता है वो फॉलो करने के बाद मतलब सब कुछ फोटो वो निकालने के बाद सीट अलॉट हुई। वो सीट पर जाकर बैठ गया। और मतलब थोड़ी सी एनवायरनमेंट के साथ अपने सराउंडिंग के साथ थोड़ी जान पहचान अडैप्ट हो गया। हाँ। मतलब आवाज कुछ आ रहा है क्या, कुछ डिस्ट्रैक्शन है क्या। और बेंचेस भी देखिए कि कुछ हिल तो नहीं रहा बंद। हम्म। और मतलब पेन लेने के बाद चेक कर लिया कि पेन भी सही है। और फिर सब लोग आकर बैठ गए एग्जाम हॉल में। और उन्होंने मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत टेंशन आ रहा था कि कैसा जाएगा एग्जाम, मतलब 2 साल मैंने किया है, तो अच्छा जाना चाहिए। और पता था कि अगर यहाँ पे टेंशन लूंगा तो फिर आगे की 3 घंटे खराब जाएंगे। तो गहरी सांस ली और पेपर देने को स्टार्ट कर दिया। और मतलब तो जब पेपर देना स्टार्ट कर दिया तो सारे क्वेश्चंस आते थे। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो छोड़ दिए, तब तक के लिए छोड़ दिए। कहा कि अगर यहाँ पर स्ट्रेस ले लिया तो आगे की जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी चले जाएंगे। हाँ, तो वो क्वेश्चंस छोड़ दिया। और आखिर में जब टाइम बचा, मतलब 10-15 मिनट बची थी और 4-5 क्वेश्चन रह गए थे मेरे जो ट्रिकी थे। तो मतलब अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन था तो उनमें से एक जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा था वो कर दिया। और फिर आंसर की सबमिट कर दी। और मतलब हमारी OMR शीट सबमिट कर दी और एग्जाम सेंटर से बाहर आ गया। फिर ये वो वही बहुत स्ट्रेस था कि एग्जाम हो गया है, इधर बाद में आ सकते रहा। और जो वो 4 गलत हुए वो एग्जैक्टली कहाँ से गलत हुआ? एक फिजिक्स का था और दो केमिस्ट्री की और एक जूलॉजी का। केमिस्ट्री के 2 कहाँ से हुआ? वो एक तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, वो हीलियम गैस वाला। अच्छा, हाँ। मतलब जब उन्होंने वो प्रोविजनल आंसर की रिलीज की थी उसमें वो मेरा सही आ गया था क्वेश्चन। और जब फाइनल आंसर की आ गई तो गलत हो गया। अच्छा, और दूसरा वो वाला? एक एक्सेप्शन रीजन वाला। और दूसरा वाला वो इजी क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वो ही गलत हो गया। रिहार्ड रीजन का था। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं। जो अभी मतलब पढ़ाई की बात तो हो गई, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करते थे, मतलब सबके लिए अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ वगैरह देखता था। फ्रेंड सीरीज 2 बार देख ली थी मैंने। ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मैं टाइम पास करता था 11th में। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीरियस हो गया था मैं। तो ऐसे मैनेज कर पाते थे ऐसे एक्स्ट्रा कुछ काम वगैरह? हाँ मतलब जब भी टाइम पास करना था तो यूट्यूब ही देख लिया होगा। मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड भी चैनल्स हैं और कुछ फनी चैनल्स भी है, तो वही टाइम पास कर लेता था। कुछ गेम्स भी खेल लेता था थोड़ी देर, टाइम मिलेगा। अच्छा, हाँ, कौन सा गेम खेलते थे? वही फ्री फायर खेल लेता था और BGMI को भी करी। अच्छा, तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं। अभी एडमिशन कहाँ पे लेने का सोच रहे हो? जब मेरी 700 मार्क्स आई और मेरी रैंक थी 309, तो एम्स के लिए मैं तो नहीं होगा। हम्म। तो एम्स भोपाल ही सेकंड प्रायोरिटी। ओके, ये जुफाल मतलब मेरे जूनियर बनने वाला है ऐसे। ओके, ठीक है। तो अभी एक फाइनल सेक्शन है अपना, कि नीट के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस आपको लगती हैं कि लोग ऐसे मानते हैं नीट को, और ऐसे गलत प्रिपेयर करते हैं, बट एक्चुअल में नीट ऐसी है और ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए? ऐसे कुछ चीज़ें हैं नीट के बारे में? मतलब लोगों को लगता है कि नीट में जितना ज्यादा पढ़े उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मतलब जितना आप आपको सिलेबस डिफाइंड है जो NCERT है उसको ही बार बार पढ़ोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगी, ना कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मतलब LN की मॉडल भी पढ़ लिए, कॉलेज की मॉडल भी पढ़ लिए, ट्यूशन की भी पढ़ लिए। हम्म। तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जो NCERT है उसी को बार बार रिवाइज करिए। अच्छा,
तो वही बात आ गई, कम चीज़ें पढ़ना है, अच्छे से करना है। हाँ, कम कम फोटोज नहीं काटते। अच्छा, ठीक है। और यार मुझे एक बात आ गई, तुमने अभी ऐसे बोला कि यूट्यूब वगैरह देखते थे, बट तुम्हारे पास तो फ़ोन नहीं था ना शायद से? नहीं, मेरा फोन नहीं था, मेरी मॉम का फोन था वही। अच्छा, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं कि फ़ोन का एडिक्शन वो कैसे कंट्रोल करना है? फोन का एडिक्शन मतलब रोज थोड़ी देर, मतलब एक आध घंटा भी अगर फोन देख लिया तो ठीक है, मगर उससे ज्यादा अगर किसी एक ही मतलब गेम की अगर आदत लग गई तो फिर उसको कंट्रोल करना चाहिए, मतलब गेम ही इंस्टॉल कर दो। हम्म। या फिर मोबाइल को जहाँ पर आप पढ़ते हो वहां से दूसरे कमरे में रखो। हम्म। तो कभी ऐसा हुआ है फ्री फायर का इंस्टॉल कर दिया? हाँ, बहुत बार हुआ है। अच्छा, मतलब समझ आता था कि यार आज मैंने 2 घंटे गेम खेल लिया, अभी उड़ा देता हूँ गेम को, ऐसे हो गया? हाँ, यार मेरे साथ भी होता था, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था मैं हेलथ में। तो उसका मतलब बार बार अनइंस्टॉल कर दिया, बार बार अनइंस्टॉल कर दिया, फिर से री इंस्टॉल करता था। एक बार ठान ली कि अभी अकाउंट ही डिलीट कर दूंगा, तो मेरी हाँ, कुछ टाउन हॉल 10 वगैरह थी, वहाँ की सारी प्रोग्रेस मैंने उड़ा दी। हाँ, तो मतलब अगर समझ आए खुद को एडिक्शन है, तो वहाँ पे ही हाँ, आधी लड़ाई जीत जाते हो तुम, कि आपको पता चल गया अभी सॉल्यूशन की ओर बढ़ जाओ। हाँ। तो आगे जाके क्या बनना चाहते हो? मतलब मेरा तो डॉ- प्लान था डॉक्टर मत बोलो, एमबीबीएस डॉक्टर में करने के ही बाद। आगे। हाँ। नहीं नहीं, एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी का ट्राई करना है। अच्छा, यूपीएससी मतलब बस एमबीबीएस एक डिग्री लेने वाले हो, उसके बाद हाँ, आईएएस? हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी लास्ट सेक्शन है अपना, इसमें हम पूछते हैं कि किसी और दोस्त को अगर आप टैग करना चाहते हो कि हमारे साथ पॉडकास्ट में आए, मेरे साथ बात करें, ऐसा, तो वो कौन होगा? नहीं मतलब मेरे तो दोस्त जो थे वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे, मगर उनके मार्क्स थोड़े से खराब है। अच्छा अच्छा। मतलब अच्छे आए हो सकते हैं, मगर 600 से आगे है, मगर थोड़े से कम थे। ओके ओके, मतलब कोई ऐसा हो जिसको आप टैग करना चाहते हो कि अगला इंटरव्यू उसके साथ हुआ, ऐसा कोई है? हाँ, अच्छा, मतलब फ्रेंड सर्कल में से अकेले ही टॉपर हो ऐसे अच्छे वाले? हाँ, हाँ, ओके यार, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। और ये अभी हाँ, वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प हो जाएगी। और तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, एफर्ट्स इतने ज़्यादा लगा है स्टार्टिंग से, 500 वगैरह मार्क्स थे, फिर भी जिद नहीं छोड़ी, और एंड में हाँ, जाके 700 मार्क्स ला दिए, जो कि बिल्कुल भी पीस ऑफ केस नहीं, केक नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है इतने ज़्यादा मार्क्स लाना, और बस 4 क्वेश्चन गलत हो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हाँ, टास्क है। इसमें सब कुछ ही आ जाता है। 700 मार्क्स और 720 मार्क्स को मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ, उसमें डिफरेंस नहीं रहता, वो पूरा लक पे जाता है, मुझे पता है। हाँ, तो मतलब एक तरीके से ऑल इंडिया रैंक, मतलब टॉप 10 में से है, हो तुम, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कमेंडेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। अभी आगे मिलते हैं एम्स भोपाल में, ठीक है, अच्छे से हाँ, मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो की रिगार्डिंग कुछ भी सजेशंस टिप्स हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो। साथ ही साथ किसी और टॉपर को बुलाना है, उसका भी नाम डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी जो मेंटरशिप बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो मेंटरशिप बैच होगी वो A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक एम्स का मेंटर एक रहेगा आपके साथ, 24/7 आपको मदद करेगा, चैट सपोर्ट रहेगा, वीकली सेशंस होंगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उसका 100% इफेक्टिव हमारे पास रिजल्ट आया है, कि सब लोग बोलते हैं कि वो अच्छा है, और हमें उसमें हमारे मार्क्स में चेंज दिखा। तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। लिंक्स वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इट्स योर होस्ट संकल्प सालुंके साइनिंग ऑफ, थैंक यू।